हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फंक्शन चैप्टर कंप्लीट किया होगा और साथ ही साथ फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लग गए होंगे। उसी तरह आपको ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज स्टार्ट करना है, इसको पूरा रिवाइज करना है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, इन्वर्स फंक्शन हम पढ़ चुके हैं फंक्शन में कि एक फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल है, कोई फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव हो, मतलब वो 1 1 हो, साथ ही साथ ऑन टू हो। और उसमें भी हमें इस टॉपिक से समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स तक पहुंचना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसा देखता है, उसका मीनिंग क्या होता है, पहले वो बात करते हैं, फिर देखेंगे कि कंडीशन के हिसाब से कैसे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स बनाना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होगी, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा की किस वैल्यू पे होगा, तो आप मुझे बड़े आराम से आंसर कर दोगे कि इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू π/6। क्लियर? तो यहाँ पे एक एंगल होता है, समझिए, ये जो एंगल है, जब मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बोलता हूँ तो एंगल मेरा इनपुट होता है, एंगल मेरा इनपुट होता है। और इसी स्टेटमेंट को मैं इन्वर्स के तरीके से ऐसे बोलूँगा कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। बात वही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आप कह रहे हो, तो थीटा एक इनपुट है, थीटा की किस वैल्यू पे उसका साइन 1/2 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक एंगल आएगा। ठीक, और उस एंगल को नाम क्या दे रहे हैं हम, थीटा। इस केस में जिसकी वैल्यू π/6 आने वाली है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल है जिसकी वैल्यू π/6 है। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो आउटपुट होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम कुछ इनपुट दे देते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो एंगल होता है। ठीक उसी तरह जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ तो थीटा उसका एक इनपुट है, एंगल इनपुट है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंगल एक आउटपुट है। क्लियर? जैसे मैं पूछूंगा tan इनवर्स √3, तो मुझे एक ऐसा एंगल बताना है जिसका tan √3 होता है। किस एंगल का tan √3 होता है, हम जानते हैं 60 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे जवाब दे देंगे कि इसका रिजल्ट होगा π/3। तो आई होप ये इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस tan सभी का इन्वर्स बनाते हैं, देखेंगे किस तरह से उनका इन्वर्स बनाया जाता है, तो हम वहाँ पे उनकी डोमेन और रेंज भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। जैसे मेरा fx था साइन थीटा, ये मेरा एक फंक्शन था fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, इनिशियली जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं इसकी डोमेन क्या बोल रहा हूँ, ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी क्या बोल रहा हूँ, ऑल रियल नंबर। अगर f(r)(r) f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स में डिफाइन करता हूँ, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये ना ही 1 1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कई जगह कट कर जाएगी, तो फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्यों? क्योंकि इसकी कोडोमेन है ऑल रियल नंबर और साइन एक्स की रेंज तो होती है -1 से 1। मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इस डोमेन कोडोमेन के साथ मैं इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं बना सकता। मुझे साइन एक्स का इन्वर्स तो बनाना है, लेकिन अगर R/R फंक्शन डिफाइन रहेगा तो मैं अभी इसका इन्वर्स नहीं बना सकता, क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो इसको बाइजेक्टिव करने के लिए क्या करें, तो आप जरा समझिए। देखिए, अगर मैं -π/2 से π/2 तक x ले लूं, अगर मैं इनपुट -π/2 से π/2 तक लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये वैल्यूज एक बार हो रही हैं और π/2 के आगे बढ़ूंगा तो ये वैल्यू रिपीट होने लग जा रही है। ठीक, मतलब अगर मैं f, ये जो फंक्शन है, इसकी डोमेन -π/2 से π/2 और रेंज को और कोडोमेन को -1 से 1 डिफाइन कर दूं, ठीक है, तो अब जो f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स है, f of x equal to sin x with this domain and codomain, now this function is bijective, now this function is bijective। देख लीजिए, अगर मैं -π/2 से π/2 तक ही x पुट करूँगा तो मुझे सिर्फ इतना ग्राफ मिलेगा, ये ना पीछे का मिलेगा ना इधर आगे मिलेगा, तो इतना जो ग्राफ है ये तो बाकायदा 1 1 है ना। ठीक है,
तो 1 1 करने के लिए मुझे इसकी डोमेन को चेंज करना पड़ता है। मतलब मुझे ऐसी डोमेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारी वैल्यूज़ एक बार ही मिले, कोई वैल्यू रिपीट ना हो, क्योंकि रिपीट होंगी तो फंक्शन मैन इवन बन जाएगा। और जब मुझे इस फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो मुझे उसकी रेंज को कोडोमेन के बराबर बनाना है। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है। अगर मैं x को -π/2 से π/2 पुट करूंगा तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 आनी है। तो क्यों ना मैं कोडोमेन को ही -1 से 1 लिख दूं। तो अब देखिए ये फंक्शन है बाइजेक्टिव, मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। क्लियर। अब मैं इतना डिटेल में बाकी cos 10 नहीं समझाऊंगा, बस हमें ये समझना है कि हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है इनपुट में जिससे फंक्शन में कोई 2 बार वैल्यू नहीं आ रही हो, मतलब फंक्शन मैन इवन नहीं हो। और कोडोमेन क्या बनानी है, जो उसकी रेंज होती है, जो रेंज होती है मालूम है, जैसे साइन एक्स की रेंज -1 से 1 है तो वही कोडोमेन बना दी, तो अपना फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। जब मैं इस तरह से डोमेन कोडोमेन डिफाइन कर चुका हूँगा तब मैं इस फंक्शन का इन्वर्स ले पाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो चुका है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं इसको इन्वर्स फंक्शन बनाता हूँ। अब जब मेरा y साइन इन्वर्स x होगा, फंक्शन साइन इन्वर्स x बना दिया, तो देखिए जब आप इन्वर्स फंक्शन करते हो तो जो रेंज है, अब मैं कोडोमेन नहीं बोलूँगा बार बार क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम ही होने, क्योंकि हम बाइजेक्टिव बना चुके हैं। जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन। मतलब साइन इन्वर्स x फंक्शन x बिलोंग्स टू -1 to 1 ही डिफाइन होगा। डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स x इज -1 to 1 और रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2। आप ध्यान से देखिए, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स का इन्वर्स तभी कर पाएंगे जब फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो। तो ये चीज़ जो साइन एक्स में बाइजेक्टिव बनाने के लिए रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन। जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज। अब बस मुझे सारे ही फंक्शन में यही देखना है कि मुझे फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए, जैसे कॉस में आते हैं तो उसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन और रेंज को क्या डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप समझिए, मैं क्वाड्रेंट से समझाते हुए चलता हूँ। जब हम कॉस में बात करेंगे, एक्चुअली होता क्या है, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, और 6 के 6 ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऐसे होते हैं जो किन्हीं 2 क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होते हैं, किन्हीं 2 क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होते हैं। तो आपको हर एक बार हर एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो को बाइजेक्टिव बनाने के लिए ऐसी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है, ऐसे 2 क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लेने हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज कवर हो जाए। जैसे मैंने -π/2 से π/2 लिया तो -π/2 से 0 4th क्वाड्रेंट, साइन की सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, सारे नेगेटिव आउटपुट मिल जाएंगे, और 0 से π/2 में सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से डोमेन डिफाइन कर ली जिसके लिए और इस रेंज के साथ ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ऐसे ही कॉस में बात करते हैं। अब कॉस में देखिए आप 4th और 1st क्वाड्रेंट को नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि 4th और 1st दोनों में ही कॉस कैसा है, पॉजिटिव। तो 1st के साथ फिर 2nd क्वाड्रेंट ले लो। जब आप ये लोगे तो आपको सारी वैल्यूज कैसी मिल जाएंगी, पॉजिटिव कॉस की, और ये इसमें क्या मिल जाएंगी, नेगेटिव। मतलब अगर मैं इन 2 क्वाड्रेंट्स को डोमेन में रखूंगा तो मुझे कॉस के सारे आउटपुट मिल चुके होंगे। तो ये डोमेन क्या होनी चाहिए, कॉस के केस में क्या होना चाहिए, डोमेन 0 से पाई और रेंज -1 से 1। हम अच्छे से जानते हैं कॉस एक्स का रिजल्ट इतने में ही होता है। तो इसके साथ जब आप कॉस एक्स लिखोगे तो ये फंक्शन कैसा बन चुका होगा, बाइजेक्टिव। अब इसका इन्वर्स कर दो तो y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स x जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से 1, बट रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई। बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपको ये समझाने में, बड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप डोमेन रेंज का कंसेप्ट समझ गए तो समझिए आपने आधा चैप्टर तो वहीं कंप्लीट कर लिया। जो भी रूल होते हैं, जो भी फॉर्मूले, जो भी क्वेश्चन करते हैं वो यहीं पे हम फंसते हैं। हमें डोमेन रेंज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जो इन्वर्स फंक्शन बने हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये साइन और कॉस की बात हो गई। अब tan के लिए क्या करें, tan x की डोमेन और रेंज क्या बनाए अपन जिससे वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए। तो tan x के केस में आप देखिए, थोड़ा ग्राफ बनाते हैं वापस। tan x में अगर आप देखोगे तो 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं और 1st क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे भी आप बड़े आराम से 4th और 1st क्वाड्रेंट को ले सकते हो डोमेन में। तो यहाँ पे मैं डोमेन क्या ले रहा हूँ, -π/2 से π/2। बस ध्यान रखना कि मुझे यहाँ पे ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि π/2 में tan x में पुट तो नहीं कर सकता ना, π/2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है उसका ग्राफ। ठीक है, कोडोमेन क्या बना दूँ, क्या होती है tan x की रेंज, ऑल रियल नंबर। तो बस ये हमारी tan x के लिए डोमेन और कोडोमेन हो गई, जिससे ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अब ये फंक्शन इस डोमेन और कोडोमेन के साथ बाइजेक्टिव है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इन्वर्स।
इन्वर्स करूँगा तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, मतलब इसकी डोमेन क्या जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या जाएगी, ओपन माइनस π/2 से π/2। क्लियर? तो ये tan x के लिए हो गया। हर बार बस यही समझना है कि इन्वर्स करने से पहले मुझे उस रेशियो को, उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना है। जिस डोमेन और रेंज के साथ वो बाइजेक्टिव होगा उसका फिर आप इन्वर्स कर दीजिए, आपको इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने बाकी तीनों की डोमेन रेंज भी यहाँ पे लिख दी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉट इन्वर्स के केस में कॉट इन्वर्स कॉट एक्स की रेंज क्या होती थी, ऑल रियल नंबर, तो कॉट इन्वर्स एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर, बस इतना ध्यान रखना है। सेक इन्वर्स एक्स की रेंज क्या होती थी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सेक एक्स की, तो सेक इन्वर्स एक्स की डोमेन हो गई। कॉसेक एक्स की रेंज क्या होती थी, ये होती थी ना, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स की ये डोमेन हो गई। तो जो साइन एक्स की रेंज वही साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन, ये आसान है। बस इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज है वो दो कोऑर्डिनेट से समझना है आपको, कि साइन एक्स में आप फोर्थ और फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हो, तब बाइजेक्टिव था इसलिए इसकी रेंज में -π/2 से π/2 आ रहा है। साइन कॉस tan का पहले हम सीख ही चुके हैं। कॉट के केस में समझ याद रखिएगा 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, सेक इन्वर्स, सेक किसको उल्टा है, साइन का, तो फोर्थ और फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेक इन्वर्स, सेक किसको उल्टा है, कॉस का, तो वही फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट, बस बीच में π/2 नहीं आएगा क्योंकि ये 1/cos होता है सेक, तो π/2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, उसी तरह ये कॉसेक। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ x + 2। अब ये भी हमने सीखा कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। यहाँ पे कॉस इनवर्स में क्या लिखा है, बॉक्स, बॉक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको डिफाइन होने के लिए ये बॉक्स ऑफ x + 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। फिर हम ये अच्छे से जानते हैं कि बॉक्स x + 2 को हम बॉक्स ऑफ x + 2 लिख सकते हैं। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये 2 हटाएंगे पहले, मतलब -2 करना है पूरे में, तो बॉक्स x क्या आ गया, -3 से -1। तो बॉक्स x -3 से -1 चाहिए, मतलब मुझे बॉक्स की वैल्यू -3 चाहिए। तो बॉक्स अगर -3 चाहिए तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, -3 से ही रखना, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3, या उससे बड़ी वैल्यू भी रख सकता हूँ। मुझे बड़ी वैल्यू क्या चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू बॉक्स x की -1। तो -1 कब मिलेगा, जब तक मैं इसके बड़ा इंटीजर नहीं रख देता। -1 से ठीक बड़ा इंटीजर 0, तो 0 ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो उसका बॉक्स 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो मुझे इसकी डोमेन क्या आ गई, -3 क्लोज से 0 ओपन। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x + 1। इसकी भी हमें डोमेन निकालनी है। तो सेक इनवर्स x में क्या था, x या तो -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x + 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1 और x स्क्वायर प्लस 3x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेक इनवर्स x की डोमेन की टेबल देखिए। अब मुझे ये दो इनइक्वलिटी सॉल्व करना है, बीच में और है, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ ये +2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x + 1 x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1। पूरी इनइक्वलिटी आप पढ़ चुके हो। यहाँ से देखिए 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो सिर्फ क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए बीच में और था ना, मतलब मुझे इस आंसर और इस आंसर के बीच में क्या लेना है, यूनियन। तो देखिए -∞ से -3, वो पूरी वैल्यू तो आप ले लो, इसके बाहर है वो, तो -∞ से -3 पूरा आ गया। फिर ये क्या रहा है, -2 से -1, 0 से इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू ले लो। अब -2 से -1 इसको ले लिया हमने, ठीक है। फिर वो 0 से इन्फिनिटी और बड़ी वैल्यूज़ हो गई, तो 0 से इन्फिनिटी। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक, कॉपी करिए। देखिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स साइन x। कॉसेक इनवर्स का इनपुट क्या है, अगर कॉसेक इनवर्स x है, अगेन सेक इनवर्स जैसे ही है, या तो x -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन x, तो साइन x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1 और साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, साइन x की वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बस यहाँ इक्वल टू लगाए
तो ज़्यादा से ज़्यादा साइन एक्स वैल्यू आप -1 के बराबर कर सकते हो, छोटी तो कभी हो नहीं सकती। ऐसे यहाँ पे देखो साइन एक्स वैल्यू 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती, सिर्फ 1 हो सकती है। तो कुल मिला के आपको ये सोचना है साइन एक्स वैल्यू या तो -1 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। ऐसा कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, है ना। तो इसका सिंपली आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2। खत्म, ठीक है, कॉपी करिए। अभी ओवरऑल जो फंक्शन है साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, मुझे इसकी डोमेन और रेंज दोनों चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है। इसमें साइन इनवर्स x 3 फंक्शंस का सम है, तो अगर मैं तीनों की डोमेन मुझे मालूम होगी तो मुझे बस उनकी डोमेन का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। एक से ज़्यादा फंक्शन हम डोमेन में पढ़ चुके हैं, फंक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शन लिखे हुए समेशन में। तो अगर मैं इन सब की डोमेन पता कर पाया तो बस मुझे उनकी डोमेन का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है? -1 से 1। इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है? tan इनवर्स x की डोमेन, जो कि ऑल रियल नंबर है। इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है? sec इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या है? -∞ से -1, क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? अब ये ऑल रियल नंबर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू कह रहा है, ये -1 से छोटी 1 से बड़ी वैल्यूज़ कह रहा है। तो आप देखोगे तो सिर्फ आपको -1 और 1 ही है जो कॉमन आ रहा है। मतलब इसकी जो डोमेन आ गई, इसकी डोमेन आ गई x इज इक्वल टू एग्जैक्टली -1 और 1 करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में नहीं है। अब जब भैया इनपुट में आप 2 ही वैल्यूज़ पुट कर सकते हो तो रेंज भी आपको बड़े आराम से मिल गई। रेंज क्या हो गई? f ऑफ -1 एंड f ऑफ 1। अगर मैं इस पूरे को f कह देता हूँ कि फंक्शन है, पहले f ऑफ -1 निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स -1 कितना? -π/2। tan इनवर्स -1 कितना? -π/4। sec इनवर्स -1, sec कॉस उल्टा है, sec इनवर्स -1 इज पाई, ये आ गया π/4। f ऑफ 1 साइन इनवर्स 1 π/2 प्लस tan इनवर्स 1 π/4 प्लस sec इनवर्स 1 0। ठीक है, तो π/2 में आप π/4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। तो आपको रेंज में सिर्फ 2 वैल्यूज़ मिल गई, एक मिल गया π/4 और दूसरी वैल्यू मिली 3π/4। ठीक, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3y/2 फाइंड x प्लस y प्लस z अपॉन x y z। यहाँ गलती हुई है, ये x इंटू वाई इंटू जेड होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो आपको साइन इनवर्स, आप जानते हो साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। π/2 से बड़ी वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती। तो अगर साइन इनवर्स x π/2 हुआ, साइन इनवर्स y π/2 और साइन इनवर्स z π/2 हुआ तो ही इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी एक को भी आपने छोटा कर दिया तो फिर दूसरे को π/2 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों के लिए सॉल्व होने के लिए इन तीनों को साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z, इन तीनों की वैल्यू π/2 होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और अगर ऐसा हुआ तो x y z तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, है ना, तभी तो साइन इनवर्स 1 π/2 बनेगा। तो बस मिल गया मुझे सॉल्यूशन, x y z तीनों क्या है? 1। तो ये वैल्यू क्या जाएगी? 1 + 1 + 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 3। ठीक, कॉपी करिए। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपन इसमें, जिसको आप -x प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। मतलब साइन इनवर्स -x आ जाए, मतलब क्या हो जाए? साइन इनवर्स में हम इनपुट नेगेटिव दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो उसकी डोमेन में तो होना ही चाहिए। तो साइन इनवर्स -x की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, बड़ा आसान है। अगर आपने साइन इनवर्स में -1/√2 दिया तो -1/√2 साइन थीटा की वैल्यू कब होगी? जब थीटा 4th क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो उसका आंसर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। कॉस इनवर्स -x। अब इसमें ज़रा समझिए, अगर x पॉजिटिव है तब की बात कर रहे हैं, -x नेगेटिव होगा। तो कॉस इनवर्स में जब आप नेगेटिव इनपुट दोगे तो आउटपुट किस क्वाड्रेंट से आना है? सेकेंड क्वाड्रेंट से। इसकी रेंज है 0 से पाई। साइन इनवर्स की रेंज थी -π/2 से π/2। 4th और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो जिसके भी रिजल्ट, जिसके भी आउटपुट, जिसकी भी रेंज इनवर्स में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, वहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा।
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुझे कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब कॉस इनवर्स 1/2 तो आप बता दोगे, ठीक, कि सर ये 1/2 60 डिग्री पे होता है कॉस में। अब -1/2 कहाँ होता है? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा -1/2, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब तो कॉस थीटा -1/2 नहीं होगा, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो ये कहाँ से आंसर मिलेगा आपको? सेकंड क्वाड्रेंट से। तो आप इसको एक्चुअली क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना? π/3। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 2π/3। ठीक, तो बस इतनी सी बात है कि कॉस में अगर नेगेटिव वैल्यूज़ पे जाना है, कॉस इनवर्स -1/2 चाहिए, तो उसका रिजल्ट सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। तो उसके लिए आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन में बाकायदा रिजल्ट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होता है, इसलिए सिंपली -10 इनवर्स एक्स मिल जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स की रेंज भी क्या है? 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से इसकी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा कि पाई माइनस वहाँ करना पड़ेगा जहाँ जिस इनवर्स फंक्शन की रेंज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड इनवर्स की रेंज भी 0 से पाई थी, इसलिए सेकंड इनवर्स माइनस एक्स में भी आपको पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। अब क्या बचा? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो रेंज थी वो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 थी, है ना। तो यहाँ पे आप माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स डायरेक्टली लिख सकते हो। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनकी रेंज अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से मिलने वाली है? फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो सीधे सीधे आप माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स कर दीजिए। और जिसमें कॉस में, कॉट में, सेक में, इनकी जो रेंज होती है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनकी फर्स्ट और एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, इसलिए इनके रिजल्ट में पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक, कॉपी करिए, इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ पे होता है? π/4 पे। तो साइन इनवर्स -1/√2 होगा -π/4 पे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, इतना सिंपल है। ठीक, कॉस इनवर्स, ये तो इनपुट ही पॉजिटिव है, ये तो अपन को मालूम है π/6 पे होता है कॉस थीटा √3/2। कॉस इनवर्स -1/2। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, मतलब कॉस इनवर्स के केस में माइनस सीधे बाहर नहीं आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा आपको। तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 कहाँ होता है? π/3 पे। तो कितना आ गया? 2π/3। टेन इनवर्स -√3, टेन के केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती है नेगेटिव वैल्यू, तो √3 होता है π/3 पे, तो -√3 होगा -π/3 पे। सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स में क्या? इसका भी सेक इनवर्स का रिजल्ट 0 से पाई होता है, मतलब सेक इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाली है, मतलब यहाँ पे भी आपको पाई माइनस सेक इनवर्स √2 करना पड़ेगा। सेक इनवर्स √2, सेक √2 कब होता है? जब cos 1/√2 होगा, मतलब π/4 पे। तो पाई माइनस π/4 एंड टेन इनवर्स √3 इज π/3। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस ये मुझे देखना था कि कॉस इनवर्स में नेगेटिव आ जाए या सेक इनवर्स में आ जाए या कॉट इनवर्स में आ जाए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स या पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखना पड़ता है। कॉपी करिए। चलिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखते हैं। पहला y = साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। अब हम जानते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है? -1 से 1, मतलब -1 से 1 में पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। और जो रेंज है वो क्या है? -π/2 से π/2। ठीक, साइन इनवर्स -1, अगर इनपुट में -1 देंगे तो वैल्यू क्या आती है? -π/2। 0 देंगे तो 0 आती है, 1 पुट करेंगे तो π/2 आती है ना। तो बस ऐसे इसका कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक, आसान सा है। यहाँ पे क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है? पहली बात कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि अगर f(x1) इज़ ग्रेटर देन f(x2) है, तो इसका मतलब है दिस वाइस वर्सा इम्प्लाइज x1 इज़ ग्रेटर देन x2। ठीक है, मतलब अगर कहीं साइन इनवर्स x1 इज़ ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2 लिखा है, तो इसका मतलब होगा x1 इज़ ग्रेटर देन
x2। क्लियर? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। जैसे ही आप बोलते हो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, और देखिए इसकी डोमेन तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है ही -1 से 1, मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन भी होता है ना। ऑड फंक्शन ग्राफ होता था सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, और ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है और उसकी डोमेन भी -1 से 1 है। डोमेन इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, मतलब ये फंक्शन ऑड फंक्शन भी होगा। ठीक, तो ये हुई बात साइन इनवर्स एक्स की। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स में डोमेन क्या है? यहाँ पे भी डोमेन -1 से 1 है ना। डोमेन तो यहाँ पे भी -1 से 1 है, और रेंज क्या है? 0 से पाई। रेंज उसकी 0 से पाई। अब कॉस इनवर्स -1, जब आप नेगेटिव इनपुट दोगे, -1 दोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पाई। कॉस पाई -1 होता है, तो -1 पे क्या आना है? पाई। कॉस इनवर्स 0 क्या आना है? π/2, और कॉस इनवर्स 1 आना है 0। तो ये लीजिए, ऐसा कुछ ग्राफ इसका बन जाएगा। -1 पे पाई, 1 पे 0, और 0 पे π/2। तो अब इस ग्राफ को देख के मुझे बात समझ में आ रही है कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2। ये जो ग्राफ है इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए 0, π/2 के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक है। एंड दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए थ्रू आउट द डोमेन ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। ठीक, अब देखिए ये ना तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है ना ही सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब इसको मैं इवन और कुछ नहीं कह सकता। ठीक, अब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे कि अगर f(x1), इस केस में अगर f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) होगा, तो इसका मतलब है x1 इज लेस देन x2। ये एप्लीकेशन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का, इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं श्योरली आगे। ठीक, लिखिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिए इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, है ना। tan इनवर्स x की डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो क्या है? -π/2 से π/2, बट ओपन -π/2। तो इस पर मैं डॉट डॉट लाइन ऐसे बना ले रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली -π/2 पुट नहीं कर सकता। -π/2 से ठीक आगे की वैल्यूज़ मिलेंगी आउटपुट में, और π/2 के ठीक पहले। ठीक, अब देखिए जब आप नेगेटिव x पुट करोगे, जब आप इनपुट नेगेटिव दोगे tan इनवर्स को, तो उसका आउटपुट कहाँ से आने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, मतलब -π/2 से 0 के बीच की वैल्यूज़ मिलेंगी। और जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा π/2 तक। तो ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। 0 पे तो 0 होगा ही। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ये भी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। और दूसरी बात, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर, मतलब यहाँ पे भी आप कुछ भी पुट कर सकते हो, और इसकी रेंज होती है 0 से पाई। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स एक्सेस थोड़ा नीचे बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो आपको मिलनी नहीं है ना। इसकी रेंज है 0 से पाई। डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज है 0 से पाई, उसमें भी 0 पे ओपन और पाई पे ओपन। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये ओपन रहेगा, है ना। 0 पे आउटपुट नहीं मिलने वाला, और ये पाई। ठीक, 0 से पाई। ठीक है, अब जब आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो, यहाँ कहीं मान लेते हैं π/2 होगा। ठीक, ये π/2 है। जब आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो तो आउटपुट कहाँ से मिलना है? सेकेंड क्वाड्रेंट से। कॉस में भी ये है, कॉट में भी, कॉस इनवर्स में वैसे था, कॉट इनवर्स में भी यही है। तो जब आप नेगेटिव पुट कर रहे होगे तो आउटपुट आपको मिल रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब π/2 से पाई के बीच में। और जब आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहे होगे तो आपको आउटपुट 0 से π/2 मिल रहा होगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देख के भी आप क्या कह सकते हो कि पहली बात, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2। इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है।
और दूसरी चीज़ दिस इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे अप्लाई करना है आप अच्छे से जानते हो, बिल्कुल कॉस इनवर्स की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब आप -∞ से -1 की वैल्यूज पुट कर सकते हो -1 तक, और -1 को भी पुट कर सकते हो, और 1 भी है उसकी डोमेन में 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, रेंज क्या है सेक इनवर्स की? 0 से पाई। 0 ये रहा और पाई यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और पाई पे इस बार क्लोज है, मतलब पाई रिजल्ट में मिल सकता है कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं मान लेते हैं π/2 होगा, और एक्सेप्ट π/2 होता है ना। इसकी रेंज होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। π/2 नहीं मिलेगा आउटपुट। ठीक है, अब जब आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो -1 से छोटी, तो उसका जो रेंज है, उसकी जो आउटपुट है वो कहाँ से मिल रही होगी आपको? सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यूज मिलेंगी, π/2 से पाई के बीच में। और -1 जब आप एग्जैक्टली -1 पुट करोगे आउटपुट क्या जाएगा? पाई। ठीक, और उससे छोटी वैल्यूज पुट करोगे तो π/2 से पाई के बीच में। बस इतना काफ़ी है समझने के लिए ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, जब 1 पुट कर रहे होगे 1, तो सेक इनवर्स 1 क्या बन जाएगा? 0, है ना। और जब 1 से बड़ी वैल्यूज पुट करोगे तो आउटपुट किस क्वाड्रेंट से आना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, मतलब 0 से π/2 में बीच में वैल्यूज होंगी, और π/2 कभी होना नहीं है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आप बड़े आराम से बता सकते हो कि 1 के आगे ऐसा ग्राफ रहेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया सेक इनवर्स एक्स का। अब ये ग्राफ किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है? अगेन 0, π/2 के। तो पहली बात, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2। और दूसरी बात, अच्छा ये ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? देखिए वैल्यूज़ लगातार बढ़ रही हैं, आगे भी 1 के आगे भी लगातार वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, मतलब दिस फंक्शन इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये वाला फंक्शन भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉपी करिए। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन सेक इनवर्स एक्स के जैसे, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये मान लेते हैं -1 है यहाँ कहीं, और ये आपका 1 है। ठीक है, -1 से पहले की वैल्यूज पुट करना है, 1 से आगे की वैल्यू पुट करना है। और इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये -π/2, ये सपोज π/2 एक्सेप्ट 0, है ना। आउटपुट में रेंज में 0 नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो, ठीक, तो आपको आंसर कहाँ से मिलता है? जब नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो तो आंसर कहाँ से मिलता है? फोर्थ क्वाड्रेंट से, मतलब -π/2 से 0 के बीच में। और जब -1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? एग्जैक्टली -π/2। ठीक है, -1 साइन में देख लो, साइन में -π/2 पुट करने में -1 आता है ना, बस। और -π/2 0 में आंसर मिलना है, मतलब वो 0 कभी होना नहीं है। तो ये बन गया ग्राफ। जब 1 से बड़ी वैल्यूज पुट करोगे, पहले 1 रख के देखो, कॉस सेक इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाली ये बात, आगे तो जाना नहीं है, मतलब नीचे जाना होगा। ठीक है, और जब 0 पे जाओगे, जब आप आगे जाओगे इन्फिनिटी पे, तो ये 0 का अप्रोच कर रहा होगा। तो ये बन गया ग्राफ। ठीक है, तो इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। पहली बात, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। और दूसरा, अब ये ग्राफ देखिए लगातार डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है और आगे भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मैंने आपको पूरे 6 के 6 ग्राफ बना के समझा दिए। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने ये देखा है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। तो ये बात मैं फंक्शन में वैसे बता चुका हूँ, है ना। जो ग्राफ सी से स्टार्ट होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों डिक्रीजिंग है, बाकी तीनों इंक्रीजिंग है। ठीक, चलिए अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स। फर्स्ट, पहले बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/6। ठीक है, मुझे ये इनइक्वलिटी सपोज सॉल्व करनी है।
अब उसने कहा है कि x की ऐसी वैल्यूज बताइए जिसके लिए साइन इनवर्स x π/6 से बड़ा हो। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक बात हमेशा जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसकी रेंज को भी हमें ध्यान रखना है कि वो तो कह रहा है साइन इनवर्स x π/6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम खुद भी तो जानते हैं साइन इनवर्स x के बारे में कि साइन इनवर्स x जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x की ये रेंज होती है। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो तो एक बात है ही, और दूसरी ये उसकी रेंज हमें खुद हमेशा लिख लेनी है। मतलब साइन इनवर्स x π/6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये थोड़ा ना कि आप उसको पाई कर दोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो एक कंडीशन एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन में है, तो दूसरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में हमें उसकी रेंज के हिसाब से हमेशा लिख लेनी है। मतलब मुझे इन दोनों को कहीं ना कहीं सॉल्व करना है। वो कह रहा है साइन इनवर्स x π/6 से बड़ा होना चाहिए, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 के बीच में ही हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट मुझे ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों की अगर बात मानेंगे तो ये कह रहा है π/6 से बड़ा, ये कह रहा है π/2 से छोटा। तो ओवरऑल साइन इनवर्स x कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन π/6, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो यहाँ भी नहीं आया, एंड लेस देन इक्वल टू π/2। तो मतलब कुल मिला के आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब आपको आंसर किस में चाहिए, साइन में। किसको हटाना चाह रहे हो आप, साइन इनवर्स को। ठीक, तो साइन इनवर्स ऑपरेट जब करना है तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग, इसलिए हमने वो पूरे ग्राफ अच्छे से देखे। साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप इस x को हटाओगे तो ये बन जाएगा साइन π/6 और ये बन जाएगा साइन π/2, और मुझे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कुल मिला के x की वैल्यू साइन π/6 कितना भैया, 1/2, साइन 1/2 कितना 1। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 क्लोज। कॉपी करिए। चलिए एक और लेते हैं, कॉस इनवर्स x इज ग्रेटर देन -π/4 एंड लेस देन 2π/3। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स में क्वेश्चन आ गया, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने को बोलिए, इसको तुरंत हम फर्स्ट कंडीशन बोल देंगे और दूसरी हम खुद से लिखेंगे कि हम जानते हैं कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। ये कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई क्लोज। अब इन दोनों की बात मानोगे, फर्स्ट और सेकंड का आप इंटरसेक्शन लोगे, तो कॉस इनवर्स x को आप क्या लिख रहे होगे, -π/4 से बड़ा कह रहा है और ये 0 से बड़ा कह रहा है, मतलब 0 से लेके ये पाई तक कह रहा है, लेकिन ये 2π/3 तक कह रहा है, वो भी ओपन। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। कोई डाउट हो तो बताइए। अब कॉस इनवर्स ऑपरेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 पहली बात, ये x और ये cos 2π/3। लेकिन कॉस इनवर्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया x ग्रेटर देन cos 2π/3 कितना, -1/2। ठीक है, cos 0 कितना 1। तो क्या आ गया आंसर, x बिलोंग्स टू -1/2 ओपन से 1 क्लोज। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना था कि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि क्वेश्चन जब दिया होगा उसके साथ आपको ये कंडीशन, उसकी रेंज हमेशा खुद से सोचनी है। क्लियर, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x पे लेते हैं एक। नेक्स्ट लेते हैं कॉट इनवर्स x इज लेस देन -1। अब ये कह रहा है कॉट इनवर्स x -1 से छोटा होना चाहिए, और हम क्या जानते हैं कॉट इनवर्स x की रेंज तो 0 से पाई है, तो उसको हम देख के क्या देंगे कि कुछ नहीं मिलने वाला। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, मतलब 0 से 3.14 समथिंग, और ये कह रहा है कॉट इनवर्स की वैल्यू माइनस से छोटी आनी चाहिए, आ ही नहीं सकती, तो सीधे बोल दोगे नो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, log ऑफ tan इनवर्स x -1 ऑन बेस π/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो है tan इनवर्स x -1, साथ में log भी आ गया। तो अगर हम अच्छे से देखेंगे ब्रॉडली तो मुझे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पहले दिख रहा है। ठीक है, तो पहले मुझे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से निपटना है। ठीक, और जब log की बात आ गई तो log को डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो पहले ये दोनों काम करते हैं। तो टू डिफाइन द log हम क्या कह सकते हैं, बेस तो ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक, इस log का जो नंबर है ये क्या है, tan इनवर्स x -1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स x -1 कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। जब tan इनवर्स x -1 0 से बड़ा होगा तब ये log डिफाइन होगा।
चलिए इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को। ये बेसिकली हम एंटी लॉग ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स x माइनस 1, और जब आप ये एंटी लॉग ले रहे हो तो ये लेस देन इक्वल टू π/4 टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो बेस है लॉग का वो 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटे बेस के लॉग को हम ऑपरेट करते हैं तो मुझे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करना पड़ता है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं। तो हमें ओवरऑल क्या मिल गया, tan इनवर्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये लॉग की डेफिनेशन के लिए है। फिर ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कारण आया, मतलब मुझे फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन तो मिल ही गया अभी हाल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि tan इनवर्स x माइनस 1 ये कह रहा है 0 से बड़ा, इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/4। ठीक, ये मुझे मिल गई इनइक्वालिटी जो कि मुझे करनी है अभी सॉल्व। और अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है tan इनवर्स x माइनस 1 में आ गई। और tan इनवर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। तो ये तो मुझे इनइक्वालिटी से मिला था और ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, हमें दोनों की बात माननी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये खुद आ रहा है। मतलब मुझे बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब मुझे tan इनवर्स हटाना है, मतलब क्या लगाना है, tan। तो हो जाएगा tan 0 x माइनस 1 और tan π/4। इनइक्वालिटी का सिंबल मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan 0 कितना, 0 x माइनस 1, tan π/4 कितना, 1। ठीक है, अब ये 1 हटाना है मुझे, मतलब 1 ऐड करना है। तो ये 1 हो गया, ये x हो गया और ये 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 2 क्लोज। ठीक, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स x इज लेस देन साइन इनवर्स x स्क्वायर। साइन इनवर्स दोनों जगह आ गया, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे इनइक्वालिटी का सिंबल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब मुझे x कैसा चाहिए, x स्क्वायर से छोटा। ठीक है, एक ये बात तो हो ही गई। और मुझे क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है, जब ये होगा तब तो ये साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। और साइन इनवर्स x स्क्वायर भी है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे इन तीनों को सॉल्व करना है और जो यहाँ से इंटरसेक्शन आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इधर पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा ही है। अब इसको देखिए, x लेस देन एक्स स्क्वायर चाहिए। x लेस देन एक्स स्क्वायर कब हो सकता है, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर छोटी हो, मतलब जब आप x की नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहे हो। अगर x नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाना है, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर से छोटा होगा। और कब, ये आप इसको इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बार कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी पॉजिटिव हो। ठीक, एक्स स्क्वायर को x से बड़ा चाहिए, बराबर नीचे, इसलिए 1 नहीं ले रहा। ठीक है, यहाँ पे तो ये लिखा ही हुआ है। अब एक्स स्क्वायर आपको -1 से 1 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब आपको बड़ा चाहिए, -1 से बड़ा तो हमेशा होगा। 1 से छोटा अगर आपको एक्स स्क्वायर चाहिए तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। तो x अगर आपका -1 से 1 तक कुछ भी होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी ही होगी। अब मुझे इसका और इसका, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये कह रहा है -∞ से 0, तो -1 से 0 तक आ जाएगा। 1 वहाँ पे है, यहाँ है, बट यहाँ नहीं है। तो इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो इंटरसेक्शन आ रहा है x बिलोंग्स टू -1 से 0 और 0 पे ओपन। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ठीक, क्योंकि पूरा अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ पार्ट, इंटर कन्वर्जन बिटवीन ITF और 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अच्छे ग्राफ्स हैं जो भी हमें कंप्लीट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप साथ साथ अच्छे से रिवीजन करते जा रहे हैं। फंक्शन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही रहे होंगे जो आप पहले रिवाइज कर चुके हैं, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी जितना आपने पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, आप इसके अकॉर्डिंग साथ में किसी बुक से या अपने किसी मटेरियल से JEE मेन ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाइए। थैंक यू।